एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि ये री एग्ज़ाम्स होने वाली है। और यदि आप इसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप चैनल के साथ पहले से बने हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन एन इथेनॉल मॉलिक्यूल। एक एथेनॉल अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जब इसको टाइपिंग कर रहे थे तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। अगर क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कितने 5 और ये 1 6 हो जाता। बट ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। क्वेश्चन कुछ इस टाइम से था, ये ए नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ा है कि अल्फ़ा पोजिशन पर कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े। तो जब इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि इस टाइप से इसको एक्सपेंड करके, तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है, अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा OH। तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन हैं, अल्फ़ा बीटा पोजीशन आपने पढ़ी हुई है, तो 3 हाइड्रोजन किस पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, इससे अल्फ़ा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। और टोटल पूछा जाता तो 6, और यदि आपसे अल्फ़ा पोजीशन पूछी जाए तो ध्यान रखिए 3 हाइड्रोजन होंगे। और यदि कार्बन पूछे जाए तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगला क्वेश्चन है, एनोड इज फॉर्म्ड बाय ब्लैंक इन लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड खालिस्तान द्वारा लेड स्टोरेज बैटरी में बनता है, यानी किस कहाँ पर बनता है, एनोड पर क्या बनता है। जो लेड स्टोरेज बैटरी है, एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो एनोड है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, ये आपको, यानी एनोड पर क्या इकट्ठा होता है, लेड हो रहा है आपका या लेड ऑक्साइड हो रहा है, क्या इकट्ठा होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लेड। क्या होगा, लेड। कुछ इस टाइप से लेड स्टोरेज इसके अंदर लगा रहेगा। तो जो एनोड है, एनोड पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, लेड इकट्ठा हो जाएगा। टेन kg ethene is used for polymerizations to produce y kg polythene. What is the value of y? 10 किलोग्राम एथीन का उपयोग बहुलीकरण के लिए y किलोग्राम पॉलीथीन उत्पादित करने के लिए किया जाता है। y का क्या मान होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखिए। इसका जो आंसर है वो जनरली क्वेश्चन में ही छुपा हुआ, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, डबल बॉन्ड इसमें लगा होता है, इसको कुछ इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाएगा HH, ऐसे ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इथीन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 kg इथीन है। तो आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा होगा, यानी एक मोनोमर यूनिट को यूज़ किया जाता है। और मोनोमर काफ़ी सारे, जो एक मोनोमर हो गया इथीन, इसका पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ध्यान रखिए, एथीन क्या है, मोनोमर है पॉलीथीन का। तो बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट्स इकट्ठा होकर कुछ कैटालिस्ट का यूज़ किया जाएगा, और बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके पॉलीमर में। यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बना, तो कौन सा मोनोमर यूज़ किया है हमने, यहाँ पर एथीन का मोनोमर यूज़ किया, और क्या बना रहे हैं, पॉलीथीन बना रहे। तो यहाँ पर यूनिट्स नहीं पूछी गई है, अमाउंट दिया है कि 10 kg इथीन का उपयोग कर रहे हैं, और y किलोग्राम, यानी कितना अमाउंट पॉलीथीन बन जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 10 kg ही बनेगा। यहाँ पर यूनिट्स दी हुई होती तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता, बट 10 kg है तो आंसर भी हो जाएगा इसका 10 kg। और कौन से कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन कैटालिस्ट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, या हाइड्रोजन की यूनिट को इसमें ऐड करके बनाया जाता है एथीन से पॉलीथीन। चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, एडिज मच्छर के द्वारा, या फीमेल एनाफिलिस के द्वारा, या कॉकरोच के द्वारा, या रेट यानी चूहे के द्वारा। तो जो चिकनगुनिया है
या येलो फीवर है, ये सभी किसके थ्रू फैलते हैं? एडीज मॉस्किटो या एडीज मच्छर के थ्रू फैलते हैं। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक री एग्ज़ाम है तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है, इसको बाद में देखने के लिए है, किसी का अनआंसर्ड आपने किया है या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है, तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रंथियां जो है वो कितने प्रकार की होती है। जनरली 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावित ग्रंथि। प्रकार की ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावित ग्रंथियां। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। तो जैसे ये ग्लैंड है
और इसमें जो भी हार्मोन्स या एंजाइम जो भी ये सिक्रिएट कर रही है वो यदि ट्यूब के फॉर्म में या डक्ट के फॉर्म में, जैसे एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर हो उसी के फॉर्म में इसको रिलीज कर रहेगी, स्रावन का कार्य करेगी, तो इसे कहा जाएगा बहिस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी नलिका वाली ग्रंथियाँ। इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और इन्हीं में ही अपने हार्मोन्स या एंजाइम को रिलीज करने का काम करती है। उसके अपोजिट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, यानी कि ये किस पर बिलीव करती हैं, ब्लड पे। ब्लड है तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, वो अपने हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रेशन किसके थ्रू करती है, ब्लड के थ्रू ही करती है। कहा गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सारी जो ग्रंथियाँ वो एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो इसमें सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हो जाएगी थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर ब्लैंक्स पर निर्भर करती है। द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन पीएच, प्रेशर, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और लाइट इंटेंसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जनरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता पर। जितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी उनकी रेट भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर की घटना किस पर कार्य करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्ट ऑन द फिनोमिना ऑफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्रुवीकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है, इन इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड किया जाता है, तो सिंपल सा है H2SO4 यूज किया जाता है सीसा संचायक या लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर की घटना किस पर कार्य करती है, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्ट ऑन द फिनोमेना ऑफ, किस फिनोमेना के ऊपर ये काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखिए ये किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करता है। कैसे कि सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस होती है वो क्या होती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी सिग्नल्स होते हैं यानी विद्युत संकेत को बहुत लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक, बिना किसी भी एनर्जी के लॉस के बिना उसको सप्लाई करने का काम करेगी, यानी बिना ऊर्जा की हानि किए उसको काफ़ी लंबी दूरी तक संचालित करने का ये काम करेगी। जैसे कि आपने जितने भी कंप्यूटर्स में आप टाइप करके कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, केबल के थ्रू अटैच करते हैं, या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू आपने देखा होगा आजकल पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर या काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है स्मार्ट बोर्ड, तो ये सभी एक तरह के ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस ही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल ब्लैंक्स के समान होती है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज किसके इक्वल होती है, फॉर ऑल इंटेंसिटीज, फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज, थ्रू ऑल, यह सभी माध्यम में एक जैसी होती है, सभी तरंग दैर्ध्य के लिए एक जैसी आती है, यानी कि सारी की सारी वेवलेंथ के लिए एक जैसी होती है। तो ध्यान रखिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कभी भी सारे माध्यमों में तो एक जैसी होगी नहीं, सारी फ्रिक्वेंसी के लिए भी नहीं होगी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ऊपर ये नीचे रहेंगी, और जितने भी वेवलेंथ होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होती है। बस ये सिमिलर होगी, सभी तीव्रताओं के लिए इनकी जो चाल है वो एक जैसी होगी, यानी फॉर ऑल इंटेंसिटीज इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो सेम होती है। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में कौन सा श्वसन में योगदान देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल्स कंट्रीब्यूट रेस्पिरेशन, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। अब साइकिल्स आपने पढ़े होंगे। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, भू रासायनिक चक्र यानी बायोकेमिकल साइकिल चल रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट में आया, फिर यहाँ पर एनिमल्स या प्लांट्स के थ्रू उसको यूज़ किया गया, वापस सॉइल्स में मिल लिया गया, यानी इन्वायरमेंट में उसका साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा है। एक और साइकिल का नाम यहाँ पर दिया हो सकता था कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि श्वसन में योगदान दे रहा। बाकी देखिए रेस्पिरेशन में इनकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं होती है। अब रेस्पिरेशन में दो गैसेस होती हैं जो हेल्प करती है, एक तो ऑक्सीजन जो एनिमल के थ्रू इंटैक्ट की जाती है, और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के थ्रू इंटैक्ट की जाती है, यानी प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दोनों साइकिल्स यहाँ पर हो सकते थे, यदि ऑप्शन में दोनों होते तो फिर ऑप्शन ये भी दिया होता कि दोनों सही हैं, बट यहाँ पर यदि ऑक्सीजन चक्र दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन चक्र, और यदि इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड चक्र दिया होता तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल सही हो जाता। किस प्रकार का अर्धचालक एएस की डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द डोपिंग ऑफ एएस।
तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसे एक तरह का हिंदी में एक और नाम दिया होता है, आंतरिक की जगह निज या निहिज भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब पी और एन देख लेते हैं कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या हो, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, ट्राईवेलेंट त्रिसंयोजी, उसे कहा जाता है पी टाइप का, पी यानी ट्राईवेलेंट, और एन टाइप का यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जिसके अंदर प्रेजेंट होती है पंच संयोजी, उसे कहा जाता है एन टाइप का। अब कौन कौन से होते हैं पी टाइप में, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी उसमें पढ़ा है आपने ग्रुप 13, कौन सा ग्रुप 13, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपने पढ़े होंगे सारे, बैगन आलू गाजर इन थेला, जिसे लर्न करने की जो ट्रिक आपने भी बनाई होगी अपने अपनी, कौन कौन से होते हैं, बैगन आलू गाजर इन थेला, है ना। ये हो गए ग्रुप 13 वाले, यानी पी अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक ये इस ग्रुप के आएंगे। और एन टाइप के कौन कौन से आएंगे, हम क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं तो क्वेश्चन में इसमें देख लेते हैं, एन टाइप में नहीं 15 ग्रुप के कौन कौन से होते हैं 15 ग्रुप में, तो हम क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब एन टाइप में देखते हैं तो जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है, 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, या यदि आपने मेरा वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई है पीरियडिक टेबल लर्न करने की, नंदू प्रसाद ऐसा सब भाई। तो पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, एस एंटीमनी और बिस्मिथ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अर्धचालक एस की डॉपिंग, तो एस आपको किस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ग्रुप 15 में, और ग्रुप 15 में किस प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट किया है, किस प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एन प्रकार का या एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये ग्रुप यदि आप लर्न करेंगे तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया हो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस या जूल। तो देखिए इसमें से जो फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है, ये सब किसकी है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स होती है। फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर, केल्विन में भी डिग्री सेल्सियस। बस जो जूल होता है वो एसआई यूनिट है हीट एनर्जी को मेजर करने की। और इसके अलावा यदि आपसे कॉमर्शियल यूनिट पूछी जाती है, व्यवहारिक यूनिट, तो वो हो जाती कैलोरी। कैलोरी भी हीट एनर्जी को या ऊष्मीय ऊर्जा को नापने की इकाई है, लेकिन ये कॉमर्शियल यूनिट है। और एसआई यूनिट कौन सी है, जूल। किलोग्राम का एक द्रव्यमान 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है यदि द्रव्यमान प्रति मिनट 30 हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान। तो मान लीजिए कि ये 2 किलोग्राम का ये कोई द्रव्यमान है, कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये किस में घूम रहा है, इस सर्कुलर पथ में इसमें घूम रहा है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है या रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर है, और इसका वेट कितना है, 2 kg। ये 2 kg 1 मीटर वाले इसमें घूम रहा है, कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब गतिज ऊर्जा का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए 1/2 mv², क्या होता है 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, 300 चक्कर, तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 300, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, इससे इसको काट दीजिए, तो कितने चक्कर लगा लेगा ये, 5 चक्कर। 1 सेकंड में ये जो 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है। प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वो कितना हो जाएगा आपका 2π, ठीक है। वेट कितना दिया है इसका, आपने एक चक्कर निकाल लिया, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है। तो विस्थापन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π × 5, तो आंसर आता है 10π रेडियन पर सेकेंड, 10π रेडियन पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले को रखना है आपको गतिज ऊर्जा वाले यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है हमें, तो v निकाल लिया हमने, v हमारा क्या निकल के आया है, 10π रेडियन पर सेकेंड। कितना निकल के आया है, 10π रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें रखिए m दिया हुआ था, m कितना था 2, और ये हो जाएगा 10π का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट के इसका स्क्वायर होगा, पाई का स्क्वायर पाई, तो ये आ जाएगा 100πr²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव 23 क्रोमोसोम्स, स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, स्पर्म या ओगोनिया, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं
तो आपने 2 टाइप के सेल डिवीजन पढ़े होंगे, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोसिस होता है। तो ये अब 2 टाइप से होते हैं, एक होता है आपका कायिक कोशिकाओं में होता है और एक होता है जनन कोशिकाओं में, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका अर्धसूत्री या मियोसिस सेल डिवीजन। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ओगोनिया कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में कहा जाता है शुक्र जनन कोशिका, और इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, और बाद में ये 46 जो क्रोमोसोम्स है इसका हाफ होगा, यानी कि इसके थ्रू क्या बनेगा, अब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और इसमें कितने जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। उसके बाद में ऊगोनिया यानी अंड जनन, इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, अंडाणु यानी एग का फॉर्मेशन करता है, और फिर इसके अंदर जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स, यानी हाफ हो गए। ये और ये प्रोसेस दोनों एक जैसी है, ये एग का फॉर्मेशन करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, दोनों में ही 46 क्रोमोसोम होते हैं और उनके हाफ आप जाएंगे, और फिर आपका क्या बन जाएगा, एक फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, बस इसको आपको समझना है। 23 क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट है, स्पर्म में। यदि इसकी जगह 1 दिया होता तब भी इसका आंसर सही हो जाता, 1। सरल ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, ये पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो बहुत सिंपल है, यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले आप वैलेंसी को माइंड में लाइए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। तो सिंपल ऑक्साइड के यहाँ पर पूछी गई है। तो जनरली देखिए जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन का, वो कितनी शो करता है, -2, मोस्ट ऑफ देम -2 शो करता है। अब ऑक्साइड एक हो गया हमारा पर ऑक्साइड होता है और एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड के फॉर्म में कितनी शो करता है, -1। ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। और यदि सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में क्या रखेगा, हाफ। तो जनरली हमें तो सिंपल ऑक्साइड पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2। और यदि ये फ्लोरीन के साथ में जुड़ जाए, ये कुछ इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है OF2। तो क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसके साथ में ये +2 स्टेट शो करता है। एक कार, बस, ट्रेन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें किसका संवेग सबसे ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ कार, बस एंड ट्रेन आर इक्वल इन विच मोमेंटम इज मैक्सिमम। कार, बस, ट्रेन या नन ऑफ दिस, तीनों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी समान है, यानी 1/2 गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mv², ये तीनों की इक्वल है। अब संवेग किसका सबसे ज़्यादा होगा, p किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv²। अब इनका मास हम लिख लेते हैं। मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा ट्रेन का, उससे कम होगा बस का, और उससे कम होगा कार का। अब यहाँ पर क्या है, m किसी में भी सिमिलर नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। तो आप चाहे तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे, ½ mv² है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ mv × v। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आप इसकी जगह p यूज़ कर रहे हैं, mv की जगह यदि आपने p लिख लिया, तो तीनों का लिखिए, m जिसका सबसे ज़्यादा है उसका सबसे ज़्यादा p भी होगा, तो ट्रेन का मोमेंटम सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति से गुजरने वाले किसी पिंड का अभिकेंद्रित त्वरण a इस कोणीय चाल से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिलेटेड टू इट्स एंगुलर स्पीड w। तो ये दिए, ये ओमेगा आएगा यहाँ पर, क्योंकि सर्कुलर मोमेंटम हो रहा है तो यहाँ पर ओमेगा की टर्म्स को यूज़ किया जाएगा। अब 2 टाइप के फोर्स होते हैं, देखिए ये सपोज कीजिए एक सर्कल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे कहा जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज़ किया जा रहा है, अभिकेंद्रीय यानी सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसमें ये पूछा गया है। ए तो फिक्स है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका जो एक्सीलरेशन है, हाउ इज द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिलेटेड टू इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा, किस टाइप से होगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या, मोमेंटम की बात की जा रही है, यहाँ पर क्या होगा, a = v²/r। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला होता है फोर्स F = होता है mv²/r। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इस v² की जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हो a से। तो F = हो जाएगा ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण। लगाया गया बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण।
अब इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। एक और होता है v इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा इंटू आर। ये फॉर्मूले बस आप ध्यान रख लीजिए, ओमेगा आर। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को। यहाँ पर ये जो v की वैल्यू है आपको यहाँ पर पुट करनी, इसको रेस करके हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन आर, और एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा आर। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए a इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर था, अपॉन आर एज इट इज था, आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए। किसी बल द्वारा किसी वस्तु के वेग में वृद्धि करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है। वर्क डन टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, कोई भी बल लग रहा है। सपोज कीजिए ये बॉल पड़ी हुई है, एज इट इज पड़ी, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा किसी भी डायरेक्शन से ये मूव नहीं करेगी अपनी जगह पर, ये बल का एक नियम है। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि इसके वेग में वृद्धि करना, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो ये इसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता, जब तक ये ना तो रुकेगी ना ही इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो यदि आपको इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो वो जो बल लगा रहे हो आप वो किसके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए हमेशा जो बल होगा वो किए गए कार्य बराबर, यानी जितना भी आप कार्य कर रहे हो वो उसके चेंजेस किसके, काइनेटिक एनर्जी के अंतर के बराबर होगा। जितना उसके काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंट होगा उतना ही वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है। तो m द्रव्यमान का कोई भी ऑब्जेक्ट है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप देख चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर आपने लिया तो यू सपोज कीजिए कि आपकी जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ, ऑब्जेक्ट का मास सिमिलर है हमेशा, वो हो गई v1, और बाद में जब उसकी स्पीड चेंज हो गई तो वो हो जाती है v2। तो यदि आपको चेंजेस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस एम v1 का स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाता है हाफ एम, और अंदर क्या बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का चेंजेस, यानी जितना काम उसके ऊपर आप कर रहे हो। यदि बॉल खड़ी है तो खड़ी रहेगी, एक जगह पड़ी है तो चुपचाप पड़ेगा, जिस स्पीड से चल रही है उस पर ही चलेगी। अब आपको देखना है कि इसकी स्पीड बढ़ गई अचानक, तो कितनी स्पीड बढ़ गई, तो जितना ज़्यादा उस पर बल अप्लाई किया गया या उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा का अंतर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, यानी डक्ट के अंदर ही हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन होता है। उसके अपोजिट जो एंडोक्राइन होती है वो क्या करती है, उनमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, वो ब्लड में ही रिलीज करती है सारे हार्मोन्स और एंजाइम को, वहीं पर सिक्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से दोनों टाइप की ग्लैंड्स कौन सी, लार ग्रंथि या लीवर या विस्ट्रल ग्लैंड्स, आंत की ग्रंथि या अग्नाशय। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो किस टाइप की होती है। स्लाइवरी ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ, कैसी होती हैं, एक्सो, यानी इनमें क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। लीवर, लीवर कैसी ग्लैंड है, ये भी एक्सोक्राइन है, लीवर भी एक्सो है, लार भी एक्सो है, और आंत की जो ग्रंथि है ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट जो अग्नाशय यानी पैनक्रियास है ये दोनों है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो ये मिश्रित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि दोनों टाइप के कौन है, तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय या फिर पैनक्रियास। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक गतिशील पिंड पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में किसके बराबर होता है। तो जैसा अभी मैंने आपको बता दिया है किसके बराबर हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर। कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कार्य उतना ही किया जाएगा जितना उसके ऊपर बल लगाएगा, और बल कैसे निकालोगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना ज़्यादा चेंजेस आए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो जाए। एग्ज़ाम अब आने वाली है, उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पेपर किस किस डेट को है, और जिसका भी पेपर स्टार्टिंग में होता है मैं आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल को कमेंट्स के लिए ओपन कर दूंगी, उसमें आप क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि बाद में होने वाली, ताकि जिन स्टूडेंट का नेक्स्ट डे को पेपर होता है तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप और वीडियो चाहते हैं आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।